भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है कंसेंट अर्थात सम्मति। संविदा करने के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति का होना अति आवश्यक है और सहमति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति का होना अति आवश्यक है। वैध संविदा के सृजन के लिए न केवल सहमति ही पर्याप्त है, अब तो सहमति भी कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अर्थात पक्षकार को अपनी सहमति निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से बिना किसी प्रभाव के देनी चाहिए। अतः किसी पक्षकार ने सहमति अगर उत्पीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या वर्णन तथा भूल के अधीन नहीं दी गई होनी चाहिए, अर्थात उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए उत्पीड़न का, असम्यक असर का, कपट का, मिथ्या वर्णन का और भूल का। उपयुक्त के अधीन अगर सहमति नहीं दी गई है तो वह सहमति कैसी मानी जाएगी? स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी और तभी वैध संविदा का क्या होगा? निर्माण होगा। अतः स्पष्ट है कि एक वैध संविदा के लिए कंसस एड इडम का होना अति आवश्यक है, अर्थात दो मस्तिष्कों का एक विषय पर एक ही भाव में मिलना क्या कहलाता है? कंसस एड इडम। कहने का मतलब है जब दोनों पक्षकारों के मध्य में मीटिंग ऑफ माइंड हो जाता है तभी संविदा का निर्माण हो सकता है। चाहे संविदा के पक्षकार भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले हैं, परंतु फिर उन दोनों के मध्य समान सहमति ही हो सकती है। यदि दोनों पक्षकारों का मस्तिष्क एक वस्तु पर, किस पर? एक वस्तु पर और एक ही अर्थ में सहमत हो रहा है तो वहाँ दोनों पक्षकारों के मध्य समान सहमति होगी, अर्थात कंसस एड इडम होगा। जब दोनों पक्षकारों में समान सहमति नहीं होगी तब तक दोनों पक्षकारों में करार का निर्माण नहीं हो सकता, और यदि दोनों पक्षकारों में करार नहीं होता है तो वहाँ पर संविदा भी नहीं होती है। अब वो जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसकी धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि संविदा करने वाले पक्षकारों के मध्य न केवल सम्मति अर्थात सहमति होनी चाहिए बल्कि ऐसी सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक यह समझते हुए कि उसकी सहमति का परिणाम क्या होगा सहमति देता है तो यह सहमति स्वतंत्र है। इस अधिनियम के अंतर्गत कानून यह नहीं कहता है कि कब सहमति स्वतंत्र होगी, बल्कि यह कहता है कि स्वतंत्र सहमति कब नहीं होगी। अर्थात उन कारकों को धारा 14 भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 14 है वो उन कारकों को बताती है कि जिनके कारण जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? वो कारण हैं सर्वप्रथम प्रपीड़न, दूसरा है असम्यक असर, तीसरा है कपट, चौथा है द्रव्योपदेशन और पांचवा है भूल। जो प्रपीड़न है वो धारा 15 में दिया गया है, असम्यक असर 16 में दिया गया है, कपट 17 में दिया गया है, द्रव्योपदेशन धारा 18 में दिया गया है और जो भूल है वो 20, 21 और 22 में दी गई है। अब जो पहला है वो है प्रपीड़न। जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 है उसके अनुसार कोई ऐसा कार्य करना या ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करना जो आईपीसी का मतलब है भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंडनीय है, क्या कहलाता है? प्रपीड़न कहलाता है। संविदा विधि कहती है कि अगर पक्षकार की सहमति प्रपीड़न से प्राप्त की गई है तो ऐसी अवस्था में सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, अर्थात सहमति स्वतंत्र नहीं हो सकती। धारा 15 आगे कहती है कि अगर किसी संपत्ति को अवैध रूप से रखना या रखने की धमकी देते हुए सहमति प्राप्त करे तो ऐसी सहमति प्रपीड़न से प्राप्त की गई मानी जाएगी। इसलिए प्रपीड़न के लिए दो तत्व नजर आते हैं। कौन कौन से तत्व हैं वो? एक है कि भारतीय दंड संहिता के द्वारा कोई वर्जित कार्य करना, दूसरा है अवैध रूप से किसी संपत्ति का निरुद्ध करना। तो
जो पहला है वो तत्व है कि आईपीसी के द्वारा वर्जित कार्य। इस अर्थ में प्रपीड़न के अंतर्गत पिस्तौल की नोक पर या चोट पहुंचाने की धमकी या अभित्रास से या किसी घर को जला देना या उसकी मूल्यवान तस्वीरों को तोड़ डालने की धमकी देना। ये जो सभी कार्य हैं ये कैसे कार्य हैं? आईपीसी के द्वारा निषिद्ध हैं। अर्थात प्रत्येक प्रकार का कार्य जो आईपीसी के द्वारा दंडनीय घोषित है कि धमकी देकर आईपीसी की धमकी देकर के अगर कोई व्यक्ति सहमति प्राप्त की जाती है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है रंग नायक बनाम अल्बर शेट्टी। इस बाद में एक स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत शरीर को हटाने में उसके संबंधियों ने रुकावट डाली। उन्होंने कहा कि उसके पति के मृत शरीर को तब तक हटाने नहीं देंगे जब तक कि वह उसके द्वारा बताए गए बच्चे को गोद ना ले ले। उसने बच्चे को गोद ले लिया। तत्पश्चात दत्तक ग्रहण को इस आधार पर निरस्त करने के लिए वाद संस्थित किया कि उसने दत्तक ग्रहण किसके आधार पर लिया है? प्रपीड़न के अधीन लिया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सहमति प्रपीड़न के द्वारा प्राप्त की गई थी और पत्नी के वाद पर दत्तक ग्रहण को क्या कर दिया? इस मामले में निरस्त कर दिया। आपराधिक दावा चलाने की धमकी आईपीसी में वर्णित नहीं है, परंतु झूठा मुकदमा चलाने की जो धमकी है वो आईपीसी के द्वारा क्या है? वर्जित है। इस प्रकार आपराधिक दावा दो चलाने की धमकी के द्वारा प्राप्त की गई अगर सहमति होती है वो प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई सहमति तभी मानी जाएगी जब ऐसा आपराधिक दावा या मुकदमा कैसा हो? झूठा हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना। किसी व्यक्ति की सहमति प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई तब कही जाती है जब वह किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर अथवा रोकने की धमकी देकर प्राप्त की गई है। इसमें जो केस है वो है मुधिया चेट्टियार बनाम करुप्पम चेट्टियार। के बाद में एक नए अभिकर्ता की नियुक्ति हुई। मालिक ने पुराने अभिकर्ता से उस नए अभिकर्ता को कंपनी के हिसाब किताब के दस्तावेज देने को कहा। पुराने अभिकर्ता ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक वह उसे सारे दायित्वों से मुक्त नहीं कर देगा तब तक वह नए अभिकर्ता को हिसाब के दस्तावेज नहीं देगा। मालिक ने इसके लिए क्या कर दी? सहमति प्रदान कर दी। अब इस मामले में जो न्यायालय था उसने निर्णय दिया कि मालिक की सहमति उत्पीड़न प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई थी, अतः दायित्व के छुटकारे की संविदा मालिक के विकल्प पर क्या होती है? शून्य करणीय होती है। परिणाम स्वरूप मालिक ने वाद कर संविदा को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब जो उत्पीड़न होता है अर्थात प्रपीड़न होता है उसका प्रभाव संविदा पर क्या पड़ता है? संविदा अधिनियम की जो धारा 19 है उसके में बताया गया है कि संविदा के एक पक्षकार की सहमति उत्पीड़न के द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर कैसी होती है? शून्य करणीय होगी। और यह साबित करना कि सम्मति उत्पीड़न से प्राप्त की गई थी दायित्व पीड़ित पक्षकार का होगा। अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार वापस अदायगी का क्या होगा? अधिकारी होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो सहमति प्लस सहमति अगर प्रपीड़न के द्वारा प्राप्त की जाती है तो वो संविदा कैसी मानी जाती है? शून्य करणीय मानी जाती है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।